हर कोई कंफर्ट जोन में है, सैलरी आ रही है, कमीशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बंधा हुआ है, तो पेन लेने की ज़रूरत क्या है? जनता मरती है तो मरती है। तो ये टैबलेट दे दिया, इनको अलाना दे दिया, उनको फलाना दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो कहा था उस पर तो आप कहीं बात ही नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ दावे करती है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। भाई काम दिखना भी तो चाहिए, अगर हुआ है तो हम तो कह रहे हैं कि आप दिखाइए। वो एक अलग बात है कि वो मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं या किस नाम पे वोट देते हैं, या उनको अपने विधायक का भी पता नहीं होता कि कौन है। आप कह सकते हो कि वोटर तो यूकेडी के साथ नहीं है, लेकिन जो यहाँ का जनमानस है, जो यहाँ की जनता है, वो यूकेडी के साथ हमेशा से है। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले पत्रकारिता में कदम रखा और उसके बाद अब वो राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे हैं। जी हाँ, लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे। कई सरकार के घोटालों पर उन्होंने आवाज़ उठाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूकेडी के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवाल जी की, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखी। आज उनसे हम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही बातचीत करेंगे और इसके अलावा जितनी भी यूकेडी की अब आगे का उनका जो विजन है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड चैनल में। जी थैंक यू। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल होने के बावजूद आज तक क्यों उत्तराखंड वासियों का दिल और विश्वास नहीं जीत पाया? देखिए, चुनाव एक बिल्कुल अलग तरीके का मैनेजमेंट है और यूकेडी के साथ उत्तराखंड की जनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण उत्तराखंड का जो वोटर है वो यूकेडी के साथ नहीं है। आप कह सकते हो कि वोटर तो यूकेडी के साथ नहीं है, लेकिन जो यहाँ का जनमानस है, जो यहाँ की जनता है, वो यूकेडी के साथ हमेशा से है। उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं हमेशा से यूकेडी के साथ हैं। और चुनाव कोई भी जीते, जनता को ये मालूम नहीं होता कि उनके क्षेत्र का विधायक कौन है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यूकेडी के बैनर तले वो लोग आते हैं, यूकेडी के बैनर तले संघर्ष करते हैं, यूकेडी के लोग उनकी मदद करते हैं। वो एक अलग बात है कि वो मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं या किस नाम पर वोट देते हैं, या उनको अपने विधायक का भी पता नहीं होता कि कौन है। तो ये एक अलग इशू है। ये जनता का काम है सोचना। जनता को जिस दिन ये लगेगा कि भाई हमारी ज़रूरत सड़क से कहीं ज़्यादा सदन में भी है, तो उस दिन जनता हमें सदन में भी भेजना चाहेगी। तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं अब भाजपा पे आ जाते हैं। तो भाजपा का चुनाव के बाद सत्ता में आने के लिए उनके 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या कुछ लगता है कि उन्होंने अपने वादों पर खड़े उतरे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी ये बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जितने भी मैंने वादे किए थे उन पर मैं खड़ा उतरा हूँ। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो अपने वादों पर खड़े उतरे हैं? जो भी उन्होंने रोजगार से लेकर भू कानून तक के जितने भी मुद्दे दिए थे वो क्या उसको पूरा कर पाए? देखिए, सारे अखबारों में उन्होंने बड़े बड़े बैनर हेडिंग थे कल के अखबारों में कि जो कहा वो किया, लेकिन ऐसा उन अखबारों में एक भी जिक्र नहीं था कि कहा क्या और किया क्या। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बेसिकली आप उनके आंकड़े देखेंगे, वो दो तरीके के काम थे उनके, कि एक तो धामी जी को सत्ता संभाले हुए 1 साल हो गया, अगर उनका पार्ट 1 भी देखें, और वैसे सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो दोनों चीज़ों को अगर मिक्स करके देखें तो दोनों में उन्होंने एक समीकरण, एक सारणी बना रखी थी मीडिया को, जो उन्होंने अपनी बातें बताई। तो उसमें सारी चीज़ें वही थी कि साहब हमने इनको इतने पैसे दे दिए, इनको ये टैबलेट दे दिया, इनको अलाना दे दिया, उनको फलाना दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो कहा था उस पर तो आप कहीं बात ही नहीं कर रहे हो। आपने चुनाव से पहले कहा था, और चुनाव से पहले भी आप लगे हुए थे। आपने चुनाव से पहले कैबिनेट में बाकायदा इस बात का फैसला किया था कि पुलिस ग्रेड पे लागू किया जाएगा, कटौती नहीं होगी। तो आपने लागू नहीं किया। फिर आपने चुनाव के टाइम पे कहा कि सरकार आते ही 100 दिन के अंदर अंदर हम लोग पुलिस ग्रेड पे लागू कर देंगे। 100 दिन भी पूरे हो गए, आज उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। सेम चीज़ उन्होंने कहा था भू कानून को लेकर के कि मुझे बहुत मलाल है, चुनाव से पहले कहा था कि मुझे बहुत मलाल है कि मैं भू कानून लागू नहीं कर पाया। तो 100 दिन और हो गए, भू कानून को लेकर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं 4-5 लाख रोज़गार दूंगा। फिर चुनाव के ठीक टाइम पे उन्होंने कहा कि मैं 25,000 नौकरियां दूंगा। फिर चुनाव भी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि साहब हम 100 दिन के अंदर अंदर जो है ये करेंगे। लेकिन चुनाव ख़त्म होने से पहले कई सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपनी भर्तियों के पद और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे थे। उन्होंने भी वो भर्तियां वापस ले ली। सिंचाई विभाग के 200 से भी ज़्यादा पद चुनाव खत्म होने के बाद ख़त्म हो गए। आपके यूपीसीएल में कई सारे पद थे, वो ख़त्म हो गए, उन्होंने वापस मंगवा लिया अध्याचन।
सहकारिता विभाग में पद थे वो अध्याचन इन्होंने वापस मंगवा लिया है। टेक्निकल एजुकेशन में कई सारे पद थे वो वापस मंगा दिया है। नर्सिंग को लेकर के आपको पता ही है, लोग जो हैं अभी भी 100 दिन हो गए हैं उनको भी धरने पे बैठे हुए, वो धरना उनका चल ही रहा है एकता बिहार में। जो नौकरियां थी भी, जैसे ऑक्सीजन प्लांट में जो कर्मचारी काम कर रहे थे ऑलरेडी, वो निकाल दिए गए। क्यों निकाले भैया आपने? ऑक्सीजन प्लांट आपके चल रहे हैं, अस्पतालों में ज़रूरत है उनकी, आपने निकाल दी। चुनाव से पहले कहा था आपने 25,000 भर्तियाँ करेंगे, चुनाव खत्म होते ही आप तो सारे पद, मतलब इसका मतलब इन्होंने दिखाने के लिए पद भेजे थे, अध्याचन भेजा तो था। आपको लगता है कि सरकार सिर्फ दावे करती है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है? भाई काम दिखना भी तो चाहिए, अगर हुआ है तो हम तो कह रहे हैं कि आप दिखाइए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप उपलब्धि बताइए, क्योंकि हमने तो आपको 6 महीने का तो वैसे ही टाइम वो दे देता है आदमी कि यार चलो 6 महीने तक हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। हम कहाँ बोल रहे हैं आपको? आप ही को पता नहीं क्या सनक सवार है कि 100 दिन की उपलब्धियाँ बोल रहे हो तो दिखाओ भी तो। वो सरकार जो ये कहती है कि हमने किसी की चोरी नहीं रोकी जी। जो करता था करता होगा, हमने किसी को कुछ नहीं बोलते, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो? चोरी डकैती बढ़ेगी कि जीरो टॉलरेंस होगा? इस सरकार से हमें उम्मीद थी कि लोकायुक्त को लेकर कुछ करेंगे, कम से कम। ना तो लोकायुक्त इनके चुनाव के घोषणा पत्र में था, ना इन्होंने 100 दिन में लोकायुक्त को लेकर कुछ बोला। ये बेसिकली वो सरकार है जो अब जनता में तो झूठ बोलती है, सदन में भी झूठ बोलती। इससे पहले भाजपा सरकार ही थी, उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या बोला था कि NH-74 घोटाले की CBI जांच होगी। आज तक हुई? किसी ने पूछा उनसे कि भाई आपने सदन में क्यों बोला झूठ, और क्यों ना आपके खिलाफ सदन को गुमराह करने के बारे में कुछ कार्रवाई की जाए। सेम चीज़ें अभी जो सहकारिता मंत्री है, इन्होंने अभी लेटेस्ट जो विधानसभा सत्र हुआ है उसमें बोला कि हमारा सहकारिता में जो है किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया हमने। और उनके जो जांच अधिकारी हैं सहकारिता घोटाले के, नीरज बेलवाल जी, उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा पन्नों की घोटालों की रिपोर्ट अभी शासन में जमा कराई है। वो साफ कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने संस्तुति की है कि भाई ये भर्तियां कैंसिल होनी चाहिए। और ये उत्तराखंड के टॉप घोटालों में से, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सहकारिता भर्ती घोटाला उत्तराखंड के टॉप घोटालों में से एक है, तो जिनकी ये बात कर रहे हैं। जी सर, आप ये लगा लीजिए कि सहकारिता विभाग में शुरू से लेकर के अब तक ऐसा कोई भी टेन्योर नहीं रहा जब घोटाले ना हुए। यहाँ पर नौकरियों में घोटाले हैं, लोन में घोटाले हैं। 1 लाख रुपए पे 25,000 रुपये रिश्वत ले रहे हैं ये लोग, जो 0% इंटरेस्ट, जिसको सरकार कह रही है कि 0% इंटरेस्ट पे हम लोग लोन दे रहे हैं। इनके एजेंट जब तक 25,000 रुपये नहीं दे रहे हैं, वापस ले रहे हैं इनसे, तब तक तो लोन स्वीकृति नहीं हो रहा है। दूसरा, भर्तियों में इनके घोटाले हैं। इन्होंने ATM मशीनें खरीदी, उस पर घोटाले हैं। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर खरीदा, उसमें घोटाले हैं। इन्होंने जो कार्यालय बना रखे हैं उनमें घोटाले हैं। जिन जगहों पर स्टेट बैंक और PNB भी अपने कार्यालय नहीं खोलती, ये वहाँ पे अपने कार्यालय सिर्फ इसलिए खोलते हैं कि भाजपा नेता का मकान है, खाली पड़ा हुआ है, किराए पे चढ़ जाएगा, तो चलो यहाँ कार्यालय खोल दो। इनको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे कितने कस्टमर आएंगे, कितना फुटफॉल है, कितने लोग अपने अकाउंट खुलवाएंगे। 6-6 महीने के एडवांस किराया दे रहे हैं। कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन्होंने ऑफिस खोल के इन्होंने 6 महीने से किराया दे रहे हैं, कोई अभी तक उस पर शिफ्टिंग नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारे इन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हैं। जो डूबे हुए शेयर्स हैं उनको खरीद रखा है, जो डूबी हुई कंपनियाँ। मतलब सरकार के, जनता के पैसे से आप डूबी हुई कंपनियों के शेयर खरीद रहे हो, उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो। आप विवादित ज़मीनें खरीद रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो ज़मीनें विवादित हैं, जो कभी हमारे हिस्से नहीं आनी है, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए इनका इसमें डूबा हुआ है। करोड़ों रुपए जो हैं ये बिना भौतिक सत्यापन के लोन दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियों के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक में बंधक है। उस प्रॉपर्टी को भी अपने यहाँ बंधक रखवा के लोन दे रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं इनको। कमीशन खोरी है, ऊपर से जो नेता, मंत्री, संतरी अधिकारी लोग हैं वो इनसे अपने काम करा रहे हैं। युवाओं को एक उम्मीद थी कि एक युवा नेता आ रहे हैं जो रोजगार को लेकर और युवाओं की परेशानियों को जड़ से समझेंगे, तो उसको लेकर आपको लगता है कि कुछ सरकार ने किया है, या फिर मुख्यमंत्री धामी युवाओं के जितने भी उन्होंने उनसे अपनी उम्मीदें लगाई थी वो उस पर खड़े उतरे हैं? क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि वो रोजगार दे पाए। आप ये लगा लो, रोजगार की जहाँ तक बात है, पिछले 6 महीने से समूह गाँव में एक भी भर्ती नहीं हुई है जी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। कॉमन सिविल कोड जैसी चीज़ों को लेकर के ये बैठे हुए हैं। इनको सांप्रदायिकता फैलानी है, दंगे करवाने हैं, देश जल ही रहा है।
भावनाओं को भड़काना है, नफरत फैलानी है, उसी के बल पे राजनीति करनी है। इन्हें जी, कोई आपने जैसा कि एक बहुत बड़ा शब्द कहा कि नफरत के बल पर राजनीति खेलनी है, तो राजनीति खेलनी नफरत के बल पर, इसका मतलब आप समझाएं कृपया। आप देख सकते हैं नूपुर शर्मा को लेकर के जिस तरीके का बयान, पूरे देश में आग लगी हुई है जी। उसी तरीके का सांप्रदायिक माहौल इधर भी बिगाड़ने की कोशिश की हुई है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जानबूझ करके इनके जो सोशल मीडिया वाले हैं, आईटी सेल वाले हैं, एसआईटी वाले हैं, ये सब जानबूझ करके इस तरीके के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं कि जिससे इनको, भाई आप 2024 में लोकसभा में अपनी सरकार तो ले आओगे ऐसे, लेकिन देश की सूर जा रहा है, समाज की सूर जा रहा है, जो नफरत के बीज जो लोग बो रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर तो आप रोज़गार के सवालों पे काम करते हो, ज़्यादा प्राथमिकता होती है। हमको भी लगता है कि हाँ भाई सरकार दोबारा आई है, 100 दिन पूरे हो गए हैं तो कोई सीरियस है, वो सीरियसनेस सिरे से गायब है। ये उत्तराखंड सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने 100 दिन में बेरोजगारों पे लाठीचार्ज किए, आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जनता के साथ छलावा नहीं होना चाहिए, और जनता मोदी जी के चेहरे को देख करके वोट दे रही है, मोदी जी को देख करके, उनकी योजनाओं को देख कर, केंद्र को देख करके, राष्ट्र को देख के वोट दे रही हैं, तो उनका इस प्रकार का भावनात्मक शोषण नहीं होना चाहिए। उस तरीके से काम दिखना भी चाहिए, काम होना भी चाहिए। किस तरीके की माफियागिरी उन्होंने चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल की है वो वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। पीठासीन अधिकारी जो वहाँ पे रहे होंगे वो सारे ऑफिसर्स जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से वोट डाले गए, फर्जी वोट, किस तरीके से खटीमा से भी लोग आकर के वहाँ पे वोट डालने आए। आप सोच सकते हो इस तरीके की बड़ी चर्चाएं हैं वहाँ पे। तो अगर इस तरीके से होगा तो हम किस तरीके का समाज का निर्माण कर रहे हैं। एक और हम चुनाव में पैसे बांटते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भाई सरकार आपकी है, लोग आपके हैं। 100 दिन के कार्यकाल की जैसे कि बात चल रही है भाजपा सरकार की, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बात ना हो तो ये किसी हद तक बेकार लगेगा। तो मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आए दिन प्रसव के दौरान कभी महिला की जान जा रही है तो कभी शिशु की। तो ये सुनना और ये चीज़ महसूस करना उत्तराखंड वासियों के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के लिए भी शर्मसार है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लेटेस्ट चौखटिया वाला मामला तो आपने देखा ही है, वहाँ पे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उनके पास एनेस्थीसियन नहीं है जी। MBBS डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं, और उसका प्रसव जो है किसने कराया? जो 108 वाली गाड़ी में जो फार्मासिस्ट थी लेडी, उसने प्रसव कराया। तो सवाल ये है कि क्या यही प्रसव डॉक्टर नहीं करा सकते थे? लेकिन कोई पेन नहीं लेना चाहता है, हर कोई कंफर्ट जोन में है, सैलरी आ रही है, कमीशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बंधा हुआ है, तो पेन लेने की ज़रूरत क्या है? जनता मरती है तो मरती रहे। नेताओं को भी क्या मतलब, वो भी चुनाव जीत करके, पैसे बांट करके, दारू बांट करके सत्ता में आ गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उनको भी क्या पड़ी हुई है जी। तो ना मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री को पड़ी हुई है, क्योंकि वो अपना जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने चुनाव के टाइम पे करना था पब्लिक का मुंह बंद करके आ गए। डॉक्टर्स की अपनी तनख्वाह है, अपना कमीशन है, दवाइयों में, सभी जगह जांचों में, उन्हें पंगे में पड़ने की ज़रूरत क्या है? तो इसका सफ़र कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है, वो लोग कर रहे हैं। दून अस्पताल की बात कर लेते हैं, जहाँ दूर दराज से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। लगातार मरीज सबसे पहली प्राथमिकता दून अस्पताल की रखते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि मरीजों को दून अस्पताल में क्या सही इलाज मिल पा रहा है? आप ये लगाओ कि दून अस्पताल में, आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा प्राइवेट अस्पताल आज तक बता दो पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में, कि जहाँ पे MRI मशीन आपने सुना हो कि ख़राब है, जहाँ पे आपने सुना हो कि अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है। आज तक किसी छोटे बड़े प्राइवेट अस्पताल की किसी की अल्ट्रासाउंड मशीन और CT स्कैन मशीन और MRI मशीन ख़राब नहीं हुई। दून अस्पताल की मरीज जो मशीनें हैं, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ये 9 महीने तक ख़राब रहती हैं। एक बार ख़राब हो जाए तो किसको फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है? तो साफ समझा जा सकता है। डोईवाला वाला जैसे अच्छा खासा हॉस्पिटल, जिसमें वेस्टर्न यूपी के टाइम पे भी, ये वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा OPD वाला हॉस्पिटल था, इसके 8 करोड़ 42 लाख रुपए इसके उच्चीकरण के लिए स्वीकृत हुआ, और वो सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की संख्या कम हो जाएगी, बगल में जो हिमालयन हॉस्पिटल है जी। इसलिए इसका उच्चीकरण नहीं किया जाए। फिर इस हॉस्पिटल को उठा के उसी के साथ एग्रीमेंट कर दिया गया। और हमारी देखते हुए बात है कि वहाँ पे पहले ऑपरेशन होते थे, अल्ट्रासाउंड होते थे, रेगुलर एक्सरे होते थे। आज की डेट में वहाँ की हालत ये थी कि वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं होता था। भई आदमी अगर एग्रीमेंट भी करेगा किसी प्राइवेट से तो इसलिए करेगा ना कि जो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, वो और अच्छी व्यवस्थाएं हों। उन्होंने वहाँ ऑपरेशन ही बंद करा दिए। तो सवाल ये है कि भाई अगर सब कुछ PPP मोड में देना है तो सरकार भी PPP मोड में ले आओ, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है। ज़रूरत किसको है सरकार की? अगर इसी तरीके की सरकार है तो ये सरकार तो हमें नहीं चाहिए भाई।
जहाँ आप सदन को गुमराह करते हो, झूठ बोलते हो और घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हो और उनको बोलते हो आपके नहीं करते हैं। बाहर की दवाइयाँ लिखाना, ज़बरदस्ती की जांचें कराना, आयुष्मान कार्ड ना लगाना, गरीब मरीजों को परेशान करना खामखा, ये सारी चीज़ें दोनों ही जगह व्याप्त हैं कि ताकि आपका मरीज़ यहाँ आए ना कहीं और शिफ्ट हो जाए। पहले ही आप बोलते हो कि जी इस अस्पताल में तो ये इलाज होगा नहीं, मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आ जाओ। डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं, तो व्यवस्थाएं ठीक हैं। कुछ समय पहले दून अस्पताल से भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी कि वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो बाहर की लिख दी जाती हैं और जो दून हॉस्पिटल में जो सरकारी दवाइयाँ मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये भी कुछ घोटालों के अंतर्गत ही है या फिर इससे परे चीज़ है? ये बहुत बड़ा रैकेट है, मेडिकल माफिया इसमें शामिल है। और पहले तो आप देख ही रहे होंगे कि रुड़की से लेकर बंगलौर से लेकर हरिद्वार में कितनी आए दिन रोज़ नकली दवाइयों की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं जी। बड़े पैमाने पे नकली दवाइयों का खेल है। और नकली दवाई वाले भी जो असली फैक्ट्रियाँ हैं उन्हीं के साथ मिली भगत करके जो माल रिजेक्ट हो जाता है, वापस हो जाता है, उसी को नकली उनको बेच देते हैं, उन्हीं में से दवाइयाँ भी बनाते हैं। अधिकांश ऐसे भी मामले हैं। लेकिन इन सब कुछ चीज़ों को रोकने की ड्रग कंट्रोलर से लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कहीं से भी पालन नहीं हो रही। और इससे बड़ी बात यही है कि जो आप दवाइयाँ बाहर के लिए लिख लेते हो, वहाँ पे दिखाने के लिए आपने जो है जनौषधि केंद्र खोल रखा है, लेकिन डॉक्टरों ने उसी को फेल कर रखा है कि जनौषधि केंद्र में जो दवाइयाँ होंगी वो डॉक्टरों को पता होती है, डॉक्टर वो दवाइयाँ लिखते नहीं हैं, वो शॉर्ट ही नहीं लिखते, कोई जेनरिक नाम से दवाइयाँ नहीं लिखते, ब्रांड नाम से दवाइयाँ लिखते हैं। लेकिन इस पर अगर जब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, जब आयुष्मान में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले अस्पतालों को आप छोड़ देते हो बिना मुकदमे के, तो एक हॉस्पिटल तो बहुत छोटी चीज़ है, वो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, इसमें तो आज तक किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसे कि अभी मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगी, पर अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ सेमवाल जी मौजूद हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर और या फिर घोटालों को लेकर बातचीत ना हो तो ये इंटरव्यू सूना सूना सा लगेगा। तो आज हम इनसे घोटालों पर बात करेंगे। उत्तराखंड में ऐसे कौन से घोटाले जो इस वक्त मौजूदा स्थिति में चल रहे हैं, जो जनता की नज़रों से छुपे हुए हैं और जनता इस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं है? ऐसे कौन से वो घोटाले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार है? भाई सबसे बड़ा घोटाला तो यही है, सहकारिता भर्ती घोटाला, जिसको लेके सहकारिता मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है, झूठ बोला है कि हमारे यहाँ कोई घोटाला ही नहीं है। जी। अपने आप में उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और देर सवेर ये पब्लिक डोमेन में रहेगा। इसके अलावा भर्ती घोटाला है। आपके FRI में जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी तब जा करके वो भर्तियाँ कैंसिल हुई, वहाँ पे दोबारा से भर्तियाँ हो रही हैं। कोऑपरेटिव को लेकर के भी हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें प्रॉपर जांच करने की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इस तरीके के कई और घोटाले हैं। ITI में जो घोटाला हुआ है, फंड का घोटाला, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। गाड़ियों की खरीद में घोटाला हुआ है कि भाई जो गाड़ियाँ दिल्ली में तक बैन हो गई हैं, अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ, आपने वो यूरो 4 यूरो 5 गाड़ियाँ खरीद रखी हैं जिनकी दिल्ली में एंट्री नहीं है। तो सवाल ये है कि जब आपको पता है कि आने वाली पॉलिसियाँ क्या हैं, आने वाली चीज़ों में क्या है, तो आपको पहले सोचना चाहिए। सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे ज़मीनों के घोटाले हैं। खुद भाजपा का जो ऑफिस है, अपना प्रदेश कार्यालय, वो खुद सीलिंग की ज़मीन पे है, चाय बागान की ज़मीन पे, जिसका म्यूटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप अगर खुद ज़मीन कब्जाएंगे, खुद फर्जी ढंग से अपना ऑफिस बनाएंगे प्रदेश कार्यालय, तो आप क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने भी, भूमाफिया के सामने भी, लॉ एंड ऑर्डर के सामने भी? हर एक तो आदमी यही बोलेगा कि जब भाजपा का ऑफिस है भाई यहाँ पे, तो बाकी ज़मीनें सही होंगी। इस तरीके से सरकारें खुद नियम ब्रेक कर रही हैं। जब सरकारों के कारिंदे खुद चुनाव के टाइम पे पैसा बांटते हैं, पकड़े जाते हैं ऑन कैमरा, तो जनता में किस तरीके का उदाहरण जाएगा? जब सरकार खुद बोलती है कि हम किसी की चोरी नहीं रोकते, किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, तो जनता में क्या उदाहरण जाएगा? जब आप चुनाव से पहले कुछ और बोलते हैं, भू कानून से लेके, पुलिस ग्रेड पे से लेके, 25,000 भर्तियों से लेकर के, ईमानदारी से लेकर के, और चुनाव के बाद आपका बिल्कुल अलग चेहरा देखने को मिलता है, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? भाई आप तिक्रम करके, पैसे बांट के, दारू बांट के, नफरत फैला के, कुछ भी करके आप चुनाव तो जीत सकते हो जी, लेकिन जनता के दिल जीतना एक बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जैसे कि हमने आपको आज शिव प्रसाद सेमवाल जी से मिलवाया, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को आपके सामने रखा, घोटालों को आपके सामने रखा कि उत्तराखंड में इस वक्त सरकार किस स्थिति में है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी मुद्दों को लेकर, घोटालों को लेकर हम लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। ऐसी नई नई शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।